नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। राहुल बनाम नरेंद्र मोदी या केंद्र सरकार बनाम गुजरात सरकार की सियासी जंग अब दोनों के आर्थिक मॉडलों के मुकाबले के तौर पर भी नजर आ रही है। अमर्त्य सेन ने हाल ही में कहा था कि वो नरेंद्र मोदी की आर्थिक विचारधारा या फिर गुजरात के विकास मॉडल के उतना फेवर में नहीं है और भारत जैसे देश में ये मॉडल कामयाब नहीं हो सकता। साथ ही उन्होंने कहा था कि वो नरेंद्र मोदी को अपने प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं देखना चाहेंगे। बात यहां तक पहुंच गई कि बीजेपी के एक नेता ने ये तक कह दिया कि अमर्त्य सेन उनका दिया भारत रत्न लौटा दें, जो दरअसल एनडीए के दौर में उनको दिया गया था। लेकिन अब इस दंगल में एक और अर्थशास्त्री भी कूद पड़े हैं, वो हैं जगदीश भगवती, जिनका मानना है कि नरेंद्र मोदी का विकास मॉडल भारत के लिए भी कामयाब हो सकता है, यानी पूरे भारत के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए। ये बहस और भी महत्वपूर्ण हो जाती है जब देश आम चुनाव के मुहाने पर खड़ा हो, तो साफ तौर पर बात सिर्फ सियासत पे ही नहीं हो रही है बल्कि अर्थशास्त्र पे भी हो रही है। लेकिन जब इन दो महत्वपूर्ण किताबों का हम जिक्र करते हैं जो कि अमर्त्य सेन, उनके साथ ही को ऑथर ने लिखी है जॉन रेज ने, और साथ ही जब हम बात कर रहे हैं जगदीश भगवती के बारे में और उनके एक को ऑथर के बारे में, दोनों की किताबों का भी मुकाबला हो रहा है क्योंकि दो अलग अलग मॉडल्स के बारे में लिखी गई हैं। मेरे साथ कई खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। इन दोनों अलग अलग आर्थिक मॉडलों पर बात करेंगे, उनकी सियासत पर भी हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में हैं गोपाल के अग्रवाल, जो कि अर्थशास्त्री हैं, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं पेशे से, और बीजेपी के मेंबर नेशनल एग्जीक्यूटिव हैं, मेंबर हैं नेशनल एग्जीक्यूटिव के, और साथ ही जो अर्थ के मामले हैं बीजेपी के, उनकी पॉलिसियों को देखते हैं ये। इसके अलावा मेरे साथ संतोष मेहरोत्रा हैं, जो कि डीजी हैं इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैन पावर रिसर्च। दरअसल ये जो इंस्टीट्यूशन है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये प्लानिंग कमीशन के अंडर काम करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैन पावर रिसर्च, और ये थिंक टैंक भी है प्लानिंग कमीशन का। तो एक तरह से सरकार का कमोबेश एक रुख जानने की हम कोशिश करेंगे संतोष मेहरोत्रा जी से, और साथ ही दो और एक स्वतंत्र लोग कह सकते हैं हमारे साथ। हरबीर सिंह हैं, सीनियर एडिटर बिजनेस एंड इकोनॉमी अमर उजाला, और साथ ही विजय त्रिवेदी हैं, नेशनल एडिटर हैं राजस्थान पत्रिका के। तो दो ऐसे पत्रकार जो इनमें एक माहिर हैं अर्थशास्त्र को जानने में और दूसरे सियासत उसके पीछे की, और साथ ही दो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हम जानेंगे सत्ता पक्ष और विपक्ष का भी इस कार्यक्रम में। सबसे पहले अगर मैं आपसे शुरुआत करूं हरबीर जी, ये बताइए कि जब हम जो इकोनॉमिक मॉडल्स का हम जिक्र कर रहे हैं, दो बड़ी किताबें हैं जिस पर दुनिया भर में चर्चा हो रही है, और खासकर दो ऐसे धुर विरोधी मॉडल्स हैं अर्थशास्त्र के, तो क्या वाकई हम इस बात से इनकार करें कि इसके पीछे कोई सियासत नहीं है, सिर्फ ये एक इनोसेंट वर्क कहा जा सकता है? देखिए, मेरे ख्याल से तुरंत तो कोई सियासत को जोड़ के देखना कोई इसमें मेरा मानना नहीं है उस तरीके से। लगातार हम लोग इस बात को कह रहे हैं, हमारी जो, और जैसे आपने जिक्र किया कि नरेंद्र मोदी और केंद्र, मेरे ख्याल से अभी भी जो मॉडल हमारा केंद्र का भी है, उसमें भी अगर लगातार आप देखें, जो यूपीए सरकार के जो नीति निर्धारक हैं, उनका कहना है कि ग्रोथ को हम ऊपर ले जाएं, और उसके बाद जो है, जो समाज का जो कमज़ोर वर्ग है उसको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और ये हमारा जो गरीबी है या जो लोग कमज़ोर लोग हैं, वो गरीबी कम होगी, लोग मुख्य धारा में आएंगे, क्योंकि ग्रोथ बहुत सारे लोगों को अपने साथ समेटती है, उनको काम करने का मौका देती है, और जो संसाधन बढ़ते हैं सरकार के पास, उनको फिर रीडिस्ट्रीब्यूट करने का मौका देती है। एक ये मॉडल है, और इस पर हमारा पूरा पॉलिसी फ्रेमवर्क उसी के ऊपर है। लेकिन लग रहा है कि आप प्रभावित हैं काफ़ी भगवती साहब से। नहीं, भगवती साहब से क्या, देखिए एक चीज़ आप मान लीजिएगा, इवन अमर्त्य सेन कहते हैं कि लिबरलाइजेशन जो है वो ज़रूरी है। वो लगातार कहते हैं कि सब्सिडी कट कर दीजिए आप, फूड सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी, पेट्रोलियम सब्सिडी। अब ये समझ नहीं आता, देखिए इसमें अगर आप ये सब्सिडी कम कर देंगे, और सरकार क्या कहती है कि ये सब्सिडी हम लोग उन समाज के उस वर्ग को दे रहे हैं जिसको इसकी जरूरत है, तो आप कौन सा मॉडल इसको मानेंगे? उसमें उनका यह है कि जो संसाधन है उसको आप उस तरीके से इस्तेमाल करें जो टारगेटेड रूप में करें, या जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं या विकास इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है, आपको कैपिटल जो है इन्वेस्टमेंट करना होगा, और आप एसेट्स क्रिएट करेंगे अगर आपके पास ज़्यादा पैसा बचता है। दूसरा मॉडल वही है कि आप सारा जो भी आपके पास संसाधन है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोक कल्याणकारी योजनाओं में आप लगा दीजिएगा, जिससे कि समाज का जो वर्ग जिसको वाकई मदद की ज़रूरत है, जो कहीं पीछे छूट गया शिक्षा में, संसाधनों में, और अपने ज़रूरत की चीज़ें जुटाने में, उसको आप दीजिएगा। तो ये दोनों के बीच बैलेंस करने का जो जद्दोजहद है, उसमें हम लोग कहीं बीच का रास्ता ढूंढते हैं, तलाश करने की कोशिश करें। संतोष मेहरोत्रा, हरबीर सिंह यहाँ पर कह रहे हैं, तजुर्बेकार पत्रकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बात दरअसल वही हो रही है, चाहे आप इधर से नाक पकड़िए या सीधे पकड़ लीजिए, बात वही हो रही है कि किस तरह से भला हो आम जनता का। लेकिन ये बात ये भी हो रही है कि सिर्फ ग्रोथ पे कंसंट्रेट किया जाए, या जो वेलफेयर स्कीम है सरकार की, जिसको इंक्लूसिव ग्रोथ का नाम, एक बहुत प्रोमिनेंट शब्द बार बार यूपीए सरकार में जो हमें सुनने को मिलता है, इंक्लूसिव ग्रोथ, उसको हम बात करें। क्या वाकई सिक्के के दो एक ही पहलू हैं, दो ही पहलू हैं, ये एक ही बात है क्या? बिल्कुल एक ही सिक्के के दो पहलू हैंगे। आपने ये शब्द इस्तेमाल किया इंक्लूसिव ग्रोथ, 12th प्लान का
के शीर्षक में यही है, इंक्लूसिव ग्रोथ, और 11th प्लान के शीर्षक में भी यही है, गोल वही है। तो ग्रोथ अगर इंक्लूसिव नहीं होगी तो वो सस्टेनेबल नहीं होगी, और अगर इंक्लूजन होगा नहीं तो आपकी ग्रोथ कुछ साल बाद रुक जाएगी। तो ये दिक्कत आपको आज भी महसूस हो रही है कि ग्रोथ में रुकावट आई है। पिछले 2 साल में ग्रोथ की रेट में रुकावट आई है, मतलब गिरावट आई है। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जो 2005 और 2010 के दौरान में ग्रोथ हुई, तेज हुई, मगर जॉबलेस ग्रोथ हुई। अब उसके विकास दर में गिरावट जरूर आई, मगर आप देखिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, नौकरियों की संख्या बढ़ी है। तो हमें नौकरियां जब तक एग्रीकल्चर के बाहर, ग्रामीण इलाकों के बाहर और कृषि के बाहर ख़ास तौर से उद्योग में और सर्विसेज में अगर जॉब्स नहीं बढ़ेंगे तो ग्रोथ इंक्लूसिव नहीं होगी। और 10-11 में और 11-12 में इंक्लूजन के काफ़ी उदाहरण आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और यही ट्रेंड मेंटेन करना। लेकिन मेहरोत्रा जी, जो बेसिक फ़र्क है दोनों की बातों में, जितना मैं समझ पा रही हूँ, वो ये है कि वो दरअसल ग्रोथ को ही सिर्फ एक प्राथमिकता के तौर पर देखते हैं, एक प्रायोरिटी के तौर पर देखते हैं, जैसे कि वो रामबाण है, जैसे कि पेनिशिया है। हालांकि अगर अमर्त्य सेन का हम जिक्र करें तो वो ये कहते हैं कि जो लार्ज स्केल स्टेट रन जो सोशल प्रोग्राम्स हैं, दरअसल वो बैकबोन है, वो सोल्यूशन है। नहीं, वो अमर्त्य सेन ये सिर्फ नहीं कहते कि वो सोल्यूशन हैगा, वो ये भी कहते हैं कि ग्रोथ आवश्यक है, क्योंकि वो भी ये जो डिवाइड बना रहे हैं आप जर्नलिस्ट, ये बड़ा आर्टिफिशियल डिवाइड है। आप उनसे कायदे से बैठ करके दोनों जनों से बात करिएगा कि एक्चुअली उतना फर्क नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा एम्फेसिस में फर्क है और कोई खास फर्क नहीं है। लेकिन अगर ऐसा फर्क नहीं होता मेहरोत्रा जी तो दोनों शायद ये बात नहीं कहते। खासकर भगवती साहब ने तो बार बार ये कहा है कि आइए मेरे साथ और इस इंटेलेक्चुअल दंगल में मुकाबला करिए। अमर्त्य सेन को कई बार जो है वो चुनौती दे चुके हैं पिछले 3 दिनों में। खैर, आपके पास वापस हम आएंगे। ये पर्सनल रिलेशनशिप उनकी, लेट अस नॉट गेट इनटू दैट। बिल्कुल ठीक है। गोपाल के अग्रवाल, ये बताइए कि अब तक सिर्फ बीजेपी और बीजेपी के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, खासकर अर्थशास्त्र जानने वाले, वो उनके मॉडल को आगे बढ़ाते रहे, वो कहते रहे। आप खुश हैं फिलहाल कि इतना बड़ा इंटेलेक्चुअल जो कि अपने ज़माने में भी, और 1950 का अगर हम जिक्र करें, उस दौर के जो बड़े अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने पढ़ाई की उस वक्त और जिनको दुनिया में जिसे कहा जाए ग्लोबल मैप पर लेकर आए हैं, वो एक कह रहे हैं कि जो गुजरात का मॉडल है वो अच्छा है? देखिए, इकोनॉमिक इश्यूज़ में अमर्त्य सेन जी से कोई हम डिसएग्री नहीं कर रहे। कई चीज़ों में आप देखिए, अगर भाजपा की अपनी आर्थिक नीतियों को देखें तो इंक्लूसिव ग्रोथ या जो अंत्योदय का, दीनदयाल जी जो भाजपा का बेसिक इकोनॉमिक थिंकिंग है वो अंत्योदय पे बेस्ड है। अंत्योदय का मतलब है समाज के अंतिम व्यक्ति तक भी आर्थिक विकास का पहुंचना। तो इस बात पे कहीं प्रॉब्लम नहीं है। और हमें लगता है कि ये जो डिबेट है, ये जो अमर्त्य सेन जी का जो डिबेट है, वो इकोनॉमिक इश्यूज के बजाय जब उन्होंने पर्सनलाइज कर दिया मोदी के अगेंस्ट और उनकी आइडियोलॉजी पे अटैक किया, उसके कारण प्रॉब्लम है। अदरवाइज जैसे गुजरात का मॉडल इकोनॉमिक ग्रोथ का, बहुत हम ही लोग क्या, सारा विश्व कह रहा है कि जब तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ नहीं होगा देश में, तब तक आपके पास रिसोर्सेज जनरेट नहीं होंगे। आप कैसे सोशल स्कीम्स को आगे प्रोपेगेट कर पाएंगे? आज भी आप देखिए, ये जो गवर्नमेंट ने, यूपीए सरकार ने, क्यों प्रॉब्लम आ रही है? इन्होंने सोशल स्कीम्स एक के बाद एक अनाउंस कर दी, विदाउट अपने रिसोर्सेज है ही नहीं। एनआरईजीएस, इतने सारे स्कीम्स, इन स्कीम्स के भाजपा अगेंस्ट नहीं है, लेकिन आप रिसोर्सेज तो उनके लिए जनरेट करिए। बिना बजट में प्रोविजन किए, डेफिसिट फाइनेंसिंग के हिसाब से आपने बिना कुछ इकोनॉमिक कंसिडरेशंस के रिसोर्सेज को जनरेट किए बगैर आपने ये पॉलिसी, इसलिए सारे फेल हो रहे। तो भाजपा की पॉलिसी क्लियर है और गुजरात मॉडल ये कहता है कि पहले आप ग्रोथ जनरेट करिए, रिसोर्सेज जनरेट करिए, रिसोर्सेज जनरेट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है जिसके कि आप डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। आप मध्य प्रदेश का मॉडल देख लीजिए। ग्रोथ की कहानी तो हमें बार-बार ये बताया जाता है कि भाई जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितनी तब्दीलियां हो रही हैं उसकी वजह से भारत की ग्रोथ जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, इस वजह से हमारी ग्रोथ डाउन हो रही है। तो क्या तब तक इंतजार किया जाए जबकि हमें पता है कि 2/3 लोग जो हैं वो आधे डॉलर से कम पे जिंदगी गुजार रहे हैं? तो कैसे भूखे मरने दिया जाए? ये आप देखिए, अगर अमेरिका की अर्थनीति या इकोनॉमिक डीजेनरेशन हो रहा है तो भी डॉलर क्यों बढ़ रहा है? ये जो भारत की अर्थनीति इस बार यूपीए
सरकार कर रही है, यह पूरी तरह से, ये तो एक बहाना है। आप कह रहे हो इंटरनेशनल को जोड़ के, नहीं तो आपका इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रहा है, पेट्रोल डॉलर रुपी क्यों घटता जा रहा है, आपका डेफिसिट फाइनेंसिंग क्यों हो रहा है, इसके बाहर के रीजन नहीं है, आपके इंटरनल, केवल इंटरनेशनल प्राइसेस। मैं विजय त्रिवेदी की तरफ जाना चाहती हूँ। विजय त्रिवेदी बहुत ही सब्र के साथ सबकी बातों को सुन रहे हैं। विजय, आपको बहस में मैं शामिल करना चाहती हूँ। अगर एक और मुकाबला हम करने की कोशिश करें तो अमर्त्य सेन जो हैं वो 79 साल के हैं, जगदीश भगवती 78 साल के हैं और मनमोहन सिंह 80 साल के हैं। यानी कमोबेश एक ही जनरेशन की बात हो रही है और तीनों जाने माने बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। वो अलग बात है कि एक प्रधानमंत्री बने और दूसरे को नोबेल प्राइज मिला और तीसरे ने अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं, उनको भी काफ़ी और अवार्ड्स मिल चुके हैं। क्या ये कहा जाए वाकई कि ये सिर्फ आर्थिक मॉडल हैं, इनके पीछे की जो सियासत है उसे हम समझाइए विजय। और साथ ही ऐसे वक्त में जबकि हम चुनाव से बिल्कुल बहुत कम दूरी पर खड़े हुए हैं, जो भारतीय मानुष है, जो जनता है आम, उसके जहन में ये कैसे असर डालेंगे? अरफत, सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो सियासत की बात आप जिस बात का जिक्र कर रही हैं, तो सबसे अच्छी बात मैं ये समझता हूँ कि कम से कम हिंदुस्तान में जब सियासत में आर्थिक मुद्दों पर बहस होने लगी है। अभी तक जब भी चुनावों के दौर पर हम पहुंचते थे, चुनावों के मुहाने पर जब पहुंचते थे, जैसा आप जिक्र कर रही हैं, तो उस समय हम फिर कास्ट पर आते थे, फिर रिलीजन पर आते थे, फिर लैंग्वेज पर आते थे, फिर रीजन पर आते थे, और वो सारे इशूज़ जो हैं हमारे चुनावों को तय करते थे, चुनावों की दिशा तय करते थे। लेकिन ये बेहतर बात है कि चुनावों से पहले हमारी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, वो आर्थिक मुद्दों पर भी बहस करने के लिए तैयार है। अब इस मुद्दे पर बहस अलग से होगी कि क्या गुजरात का मॉडल देश के लिए ठीक है या यूपीए सरकार का मॉडल ठीक है। अमर्त्य सेन साहब जो बात कह रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि गुजरात के बिजनेस मॉडल को उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया, उसको खारिज नहीं किया, और देश में बहुत सारे अर्थशास्त्री गुजरात के बिजनेस मॉडल को स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन क्या बिजनेस मॉडल हिंदुस्तान का जो आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, कॉमन मैन है, उसको फ़ायदा पहुंचाता है? बड़े बड़े जो कंपनीज हैं, बड़े बड़े हमारे बिजनेस हाउसेज हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाना, उनकी ग्रोथ ही क्या हिंदुस्तान की ग्रोथ है? हिंदुस्तान की ग्रोथ होती है सोशल इंडिकेटर्स से, कि जो हमारा हेल्थ का सिस्टम है, हमारा जो एजुकेशन का सिस्टम है, हमारी माइनॉरिटीज़ के जो हालात हैं, वो सब सोशल इंडिकेटर्स हैं जो ये बताते हैं कि हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, या जो ग्रोथ हो रही है उसका फ़ायदा हिंदुस्तान को पहुंच रहा है। आमतौर पर जो एक बात हम कहते हैं कि किसी भी मुल्क की या किसी शहर की जो ग्रोथ है या तस्वीर है, उसकी इमारतें नहीं बताती, उसके शहर की नालियाँ बताती हैं। यदि नालियाँ, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है तो समझिए शहर बेहतर है। तो इसी तरह से जो हमारा पिछड़ा आदमी है, जब तक उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है तब तक किसी भी सिस्टम पर बहस करना बेमानी है। अमर्त्य सेन साहब जो बात कह रहे हैं, भगवती साहब जो बात कह रहे हैं, और अभी हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो भी वही बात कर रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हमारी सियासत की सबसे अच्छी बात मुझे जो लगी है इस वक्त, वो है कि हम आर्थिक मुद्दों पर बहस करके सियासत को आगे बढ़ा रहे हैं। अब ये अलग बात है कि जब यूपीए सरकार अपनी वोट सुरक्षा, जो वोट गारंटी बिल है, सॉरी जिसे आप फूड गारंटी बिल कहते हैं, वो उस पर बहस कर रही है, और हमारे मुख्यमंत्री गुजरात के नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो अपने बिजनेस मॉडल का जिक्र कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी से भी एक बार मैंने सवाल किया था कि आप जब गुजराती अस्मिता और गुजराती मॉडल की बात करते हैं तो क्या उसमें जो 1.5 करोड़ माइनॉरिटीज़ हैं उनको भी शामिल करते हैं क्या? तो वो महत्वपूर्ण है कि वो 1.5 करोड़ लोग जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे या हिंदुस्तान का गरीब आदमी नहीं बढ़ेगा, तब तक इन सारी जो आर्थिक मुद्दे हैं जिनकी मेरे को बहुत कम समझ है, उनको मैं बेमानी मानता हूँ। लेकिन विजय त्रिवेदी, आपने बहुत ही खूबसूरती के साथ बयान किया, ये बताया कि किस तरह से सियासत में क्या चीज़ मायने रखती है। लेकिन कई बार ये कहा जाता है कि जो दरअसल ये जो विजडम है, ये बड़ा आइवरी विजडम कहलाता है, कि बहुत दूर से अप्रोच है, ये प्रैग्मेटिक नहीं है, वो प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है, जो दरअसल ज़मीन पर आके काम करे। जो एकेडमिक से जुड़े हुए लोग हैं, कहीं ना कहीं उनके ऊपर ये बात कही जाती है। आपको लगता है कि ये जो बहस हम कर रहे हैं, इसका चुनाव पे कोई असर होगा? ये जो दो किताबों के बीच मुकाबला या दो मॉडल्स के बीच मुकाबला हो रहा है, दोनों तरफ के जो सत्ता पक्ष विपक्ष हैं, उनके ऊपर असर डालेगा ये? नहीं, चुनाव पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता, लेकिन हिंदुस्तान जो आगे बढ़ रहा है, हिंदुस्तान का जो वोटर है वो 60% वोटर यंग है, वो अब आर्थिक मुद्दों पर भी बहस करना चाहता है। लेकिन ये बहस केवल किताबों पर ना रहे ना, जो प्रैक्टिकल है, जो ज़मीन है, वहाँ पर आए। अभी पिछले दिनों मेरी योजना आयोग के सदस्य हैं, फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी हैं जो मनमोहन सिंह जी के साथ रहे थे, चतुर्वेदी साहब, उनसे बात हुई थी। तो जब हम हिंदुस्तान में बात कर रहे हैं, अभी 2 दिन पहले फिगर्स आए हैं कि जो गरीबी का आंकड़ा है, BPL, वो घट गया है, 21% पर आ गया है। जब
यूपीए सरकार की मेहरबानी से गरीब 21% रह गए हैं, तो फूड सिक्योरिटी 67% लोगों को क्यों दे रहे क्यों हैं? दी जा रही है? बिल्कुल। तो ये एक मुद्दा है जो चुनाव में बहस होनी चाहिए कि क्या हम गरीबों के बहाने से वोट लेना चाहते हैं? क्या हम 1970 की तरह से इंदिरा गांधी के गरीबी हटाओ वाले अभियान से ही चुनाव जीतना चाहते हैं? बिल्कुल। 1970 से 2013 बहुत तक महत्वपूर्ण 50 आपने साल। बात कही है कि जब स्कीम लागू करनी होती है तो बताया जाता है कि बहुत गरीब हैं और इस वक्त उनका पेट भरना बहुत जरूरी है, और जब कामयाबी के तौर पे बताना होता है तो कहा जाता है कि इतनी गरीबी हमारे कार्यकाल में घट गई है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, हम जल्द आएंगे। जहाँ हम अमर्त्य सेन और भगवती दो अलग अलग बड़े बड़े जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो बड़ी थ्योरीज देते हैं और जो देश के कैसे विकास होना चाहिए, कैसे लोगों का, गरीबों का पेट भरे, इंडस्ट्रियलिस्ट कैसे आगे बढ़ें, उनको कैसे फ़ायदा हो, ये बड़ी बड़ी थ्योरीज बताते हैं। उनके बीच मुकाबला हो रहा है, उनके दो मॉडल्स अलग अलग उन्होंने पेश किए हैं, दो अलग किताबें लिखी हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि इसके पीछे की सियासत भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। संतोष मेहरोत्रा, ये बताइए कि चूंकि आप प्लानिंग कमीशन के ही अंडर आपका जो है ऑर्गेनाइजेशन आता है, तो अगर फूड सिक्योरिटी बिल का हम जिक्र करें, जिस तरह से अमर्त्य सेन ने उसका सपोर्ट किया और कहा कि जितने लोग भूखे मरेंगे उसके लिए वो विपक्षी पार्टियां जिम्मेदार हैं जो दरअसल संसद में इसको पास नहीं होने दे रही हैं, इतना कॉन्फिडेंस तो शायद सरकार को भी नहीं था इस बिल पर। देखिए, आज का जो उनका वक्तव्य आया है प्रोफेसर सेन का, उससे साफ जाहिर है कि उनको भी लगता है थोड़ी कमज़ोरियां हैं फूड सिक्योरिटी बिल में। मगर मैं आपकी बात को थोड़ा सा वापस ले जाना चाहता हूँ। ये जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं आप और आपके पैनलिस्ट, गुजरात मॉडल और भगवती साहब, मुझे नहीं लगता कि गुजरात का कोई मॉडल है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि गुजरात में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट अच्छा हुआ, गुजरात के ग्रामीण इलाकों में कृषि की विकास दर बहुत ज़बरदस्त रही है, 9 और 10% रही है पिछले 10 सालों में, जबकि देश की कृषि विकास दर रही है 3%। उद्योग में बहुत तेज़ी से विकास हुआ है। मगर आप इसको क्या गुजरात मॉडल बड़ा अच्छा मॉडल मानिएगा कि इतनी पर कैपिटा इनकम बढ़ने के बावजूद, क्योंकि ये उन्नतशील ही नहीं है, मतलब काफ़ी बड़ा हाई पर कैपिटा इनकम का प्रदेश है, ऐसे प्रदेश में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैल न्यूट्रिशन रेट दोनों नेशनल एवरेज से बदतर ही हैं, बेहतर नहीं है। तो उम्मीद तो आदमी ये करता है कि अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है और ज़्यादा है तो उसका इस्तेमाल इस तरीके से होगा कि लोगों के जो मानव विकास है, ह्यूमन डेवलपमेंट है, हेल्थ इंडिकेटर्स हैं, न्यूट्रिशन इंडिकेटर्स हैं, उनमें भी विकास होगा। नहीं दिखाई देता, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमने इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट लिखी थी 2 साल पहले, और उसमें साफ जाहिर हो गया था कि, और उसमें हमने फोकस किया था शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की मानव विकास पे। जी। गुजरात को हम जब देखते हैं तो वहाँ शेड्यूल ट्राइब्स की, आदिवासियों की जनसंख्या करीब 16% है उस देश के, उस प्रदेश की कुल जनसंख्या में। उनके जो मानव विकास के मानक हैं, आप न्यूट्रिशन देख लीजिए या हेल्थ के इंडिकेटर्स देख लीजिए, वो सारे बाकी प्रदेशों के शेड्यूल ट्राइब्स के मुकाबले बदतर हैं। अपने प्रदेश के आम आदमी से तो बदतर हैं ही, मगर वो भी बदतर है। तो ये इसको मॉडल आप कैसे मान करके चलिएगा? कैसे इसको मॉडल माने? गोपाल अग्रवाल से मैं जवाब लेती हूँ आपकी बात का। गोपाल अग्रवाल, ये बताइए कि संतोष मेहरोत्रा ये कह रहे हैं कि जो अमीर आदमी है, जो कारोबारी है, सिर्फ उसी के कारोबार में इजाफा हो रहा है और कहीं ना कहीं उसी तरीके से जो है वो बात पब्लिसाइज हो रही है, या तो मीडिया के जरिए या दूसरी और एजेंसीज के जरिए। लेकिन जो गरीब आदमी है उसका क्या होगा? जो वो कह रहे हैं कि इतनी हाई पर कैपिटा इनकम होने के बावजूद सेहत कितनी खराब है आपके यहाँ, जेंडर इक्वालिटी का बहुत बुरा हाल है, इसके अलावा एजुकेशन के मामले में भी पिछड़ा है, तो ये कैसी ग्रोथ हुई? नहीं, देखिए, पावर्टी एलिवेशन के अगर डेटा हम देखेंगे, गुजरात के बेटर हैं पूरे कंट्री से, और जीडीपी ग्रोथ, और ये मानते हैं। देखिए, इन्होंने जो बात कही कि गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट कोई मॉडल ऐसा नहीं है जो, गुजरात एक थ्योरेटिकल सेंटर मॉडल है कि ग्रोथ से आप रिसोर्सेज जनरेट करेंगे और उसके बाद आप सारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को इंक्लूसिव ग्रोथ के साथ लेंगे।
जहां तक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है वहां पे 7 से 8% का है। तो अल्टीमेटली हमारे देश की 70 से 80% जनता एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट करती है। पूरे देश की ग्रोथ एग्रीकल्चर ग्रोथ अराउंड लेस देन 2% है, लेकिन गुजरात की 7 से 8% है और मध्य प्रदेश की 18% है। आखिर आप बीजेपी की हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं बीजेपी की ओवरऑल पॉलिसीज से, अगर मध्य प्रदेश को देंगे तो 18% की एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट उन्होंने ली है और सोशल डेवलपमेंट बहस में कहीं ना कहीं गुजरात ही हाँ, आ गया तो है। इसलिए ये बात है कि जो इन्होंने शुरू में हमारी बात आई कि जो आर्थिक विषय के जो चर्चा है जो अमर्त्य सेन जी की पूरी है कि इंक्लूसिव ग्रोथ में ये सारे चीजों, और बीजेपी कहीं फूड सिक्योरिटी बिल को अपोज तो नहीं कर रही, तो इसलिए हमें दोनों एस्पेक्ट्स सपोर्ट भी नहीं कर रही है। नहीं, हरवीर जी सपोर्ट बताइए ये ऑर्डिनेंस के तरीके को नहीं कर रहे और बिना रिसोर्सेज के। हरवीर जी बताइए कि अब फिलहाल गुजरात के साथ जो है मुकाबले में अब केरला भी आ गया है। केरला मॉडल जो है अमर्त्य सेन सपोर्ट करते हैं तो भगवती जो है गुजरात मॉडल सपोर्ट करते हैं। नहीं, देखिए, एक तो बात ये मानिएगा कि मेरे ख्याल से वो स्टेट के कोई मॉडल उस तरह नहीं है, मैं नहीं मानता हूँ। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गुजरात में नरेंद्र मोदी के समय में नहीं हुई, उसके पहले हो रही है। सोशल इंडिकेटर्स बहुत अच्छे हैं बिल्कुल। केरला में। नहीं, मैं वहाँ के ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर जिस तरीके से रूरल एरिया में आपका जो मूवमेंट है कोऑपरेटिव का और जिस तरीके से किसानों को पैसा जाता है, खास तौर से दूध उत्पादकों को, करोड़ों करोड़ों लोग जो है उससे जुड़े हुए हैं, वो कोई मोदी के टाइम में क्रिएट नहीं हुआ, पिछले 50 साल से काम हो रहा था। तो बेनिफिट तो मिलेगा उसको एग्रीकल्चर का। ये जरूर है कि उन्होंने अगर कुछ किया है कि मान लिया एग्रीकल्चर के लिए सेपरेट फीडर बनाया, उनको एक एश्योर्ड पावर सप्लाई दी, तो किसी भी सेक्टर को आप देंगे वो बेहतर काम करेगा दूसरे राज्यों के मुकाबले। तो दूसरे ये है कि एक कंसंट्रेशन, वहाँ का बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बेनिफिट उस स्टेट को मिलते हैं जो दूसरे को नहीं मिलते। दूसरे इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस, उन्होंने गवर्नेंस को थोड़ा कम किया है सिस्टम में, जो कि बाकी जगह नहीं हो पाया। बाकी जगह भी आप करेंगे तो वहाँ भी होगा, और इस बात की बहस लगातार हो रही है, केंद्र में हो रही है कि आप प्रोजेक्ट्स को या तो 10 साल लटका दीजिएगा, उनको अनवायबल बना दीजिएगा, उनको आप क्लियर मत कीजिएगा और फिर वो सब डूब जाएगा कर उनका जो पैसा है प्रमोटर का भी और बैंकों का भी, या फिर आप उसको फास्ट क्लियरेंस दीजिए, जिसके लिए अब कैबिनेट कमेटी ऑफ इन्वेस्टमेंट तेजी से काम कर रही है। तो ये सबके ऊपर लागू होता है कि आप इम्प्लीमेंटेशन कैसा करते हैं। अगर गुजरात में बेहतर इम्प्लीमेंट हुआ तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। अगर उनके जो ह्यूमन इंडेक्स जो ठीक नहीं है, जो इंडिकेटर जो है मानव विकास के, वो ठीक नहीं है, तो उसको क्रिटिसाइज भी करना चाहिए। तो इसमें ये मेरे ख्याल से किसी एक राज्य की बहस में पड़ने की बजाय हमें पूरा का पूरा ये देखना चाहिए कहाँ क्या अच्छा हुआ है, और जहाँ जो अच्छा हुआ है उसको हम देश के दूसरे हिस्सों में इम्प्लीमेंट करें। लेकिन विजय त्रिवेदी, ये बात इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, हम दोनों मॉडल्स पे इसलिए बात करें क्योंकि कहीं ना कहीं अर्थशास्त्र के हिसाब से हम जानते हैं कि सियासत में पॉलिटिक्स के हिसाब से देखें तो दोनों की विचारधारा में बहुत फर्क है, बीजेपी और कांग्रेस पार्टी की। लेकिन यहाँ पर आर्थिक विचारधाराओं में जो फर्क है ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल को जब जो सरकार आएगी वो उसी तरीके से देश को चलाएगी। बिल्कुल ठीक बात है, और वही सबसे बड़ी बहस है। हालांकि मैं इससे थोड़ा कम सहमत हूँ कि दोनों पार्टियों की जो आर्थिक विचारधारा है उसमें फ़र्क है। दोनों पार्टियों की आर्थिक विचारधारा बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियल हाउसेस को ही ध्यान में रखती है। पहली बात, दोनों का बहुत ज़्यादा ध्यान गरीब आदमी पर और आम आदमी पर नहीं है। लेकिन आर्थिक विचारधारा से आर्थिक जो उनका पूरा प्लान है वो हमारे चुनाव का मुद्दा बने तो ये हमें अच्छी सरकार देने में मदद करेगा। और दोनों पर तुलना भी होनी चाहिए, दोनों पर बहस भी होनी चाहिए। जैसे गोपाल जी कह रहे थे अभी गुजरात का जिक्र करते हुए कि पॉवर्टी एलिवेशन में गुजरात का जो चरित्र है, गुजरात का जो फिगर आया है वो सबसे ठीक है, वो ठीक नहीं है। अभी प्लानिंग कमीशन के फिगर आए हैं, उसमें गुजरात से बेहतर काम राजस्थान ने किया है। गुजरात में 2004-2005 में 31% बीपीएल लोग थे, जो अब घटकर 16% रहे हैं, जबकि राजस्थान में वो 11% हो गया है। तो वो राजस्थान के मुकाबले गुजरात पीछे हैं। एनएसएसओ के जो फिगर्स आए हैं उसमें अर्बन स्पेंडिंग और रूरल स्पेंडिंग, मतलब गाँवों में और शहरों में जो खर्च जिसके आधार पर हम गरीबी का आंकड़ा तय करते हैं, दोनों में गुजरात नेशनल फिगर पर नीचे उतर कर आया है। तो इसलिए गुजरात के मॉडल को केवल बिजनेस मॉडल के तौर पर तारीफ करना और मोदी साहब की तारीफ करके एक नेशनलिस्ट बनने की जो पूरी एक्सरसाइज हो रही है वो, या फिर मोदी साहब को विरोध करके सेक्युलरिस्ट होने की जो एक्सरसाइज हो रही है, उससे बेहतर है कि दोनों के इकोनॉमिक मॉडल पर अच्छे से बहस की जाए और चुनावों में इसी को मुद्दा बनाया जाए। तो मैं समझता हूँ देश के लिए ज्यादा बेहतर होगा। एक नई पहल होगी। गोपाल जी आपको 10 सेकंड देती हूँ जवाब देने के लिए। मेरा गुजरात में क्या है कि दो चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए, एक तो गुड गवर्नेंस
और करप्शन नहीं, फ्री विजय त्रिवेदी कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन। राजस्थान आगे है गुजरात से, नहीं, तो आपने जो आगे डेटा तो दिया और उससे भी बात हो रही है। किसी चीजों में मैंने कहा था पॉवर्टी रिडक्शन में 8% की रिडक्शन हुई है ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो ये और कोई स्टेट्स उससे ऊपर हो सकते हैं, लेकिन जो बात है जो और एजुकेशन की जैसे बात है, एजुकेशन पे गुजरात ने कितनी यूनिवर्सिटीज की है, तो चलिए ये इसके लिए सारी एक बड़ी बहस बातें रखेंगे, गुड किसी बात पर गवर्नेंस, समय एंटी समाप्त हो चुका है। करप्शन एंड माफी चाहती हूँ, एजुकेशन। समय समाप्त हो चुका है। गोपाल के अग्रवाल बहुत बहुत शुक्रिया, हरवीर सिंह, संतोष मेहरोत्रा, विजय त्रिवेदी। तो साफ तौर पर जैसे विजय त्रिवेदी ने कहा कि एक अच्छी खबर है कि सांप्रदायिकता बनाम धर्मनिरपेक्षता के बजाय अगर दोनों के आर्थिक मॉडलों पर बात हो तो शायद जनता के सामने भी बेहतर विकल्प है कि वो किसको चुने। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।